Hello everyone, welcome to this new session. In this session, we will be discussing about chain rule of differentiation. I mentioned it in the last session, right? Last session में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम अलग अलग जब फंक्शंस एडेड हैं या सब्ट्रैक्टेड हैं या डिवाइडेड हैं या मल्टीप्लाइड हैं तो उनका हमको डिफरेंशिएशन करना सीखा था हमने. आज अब हम सीखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम समझते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या होता है. सो लेट्स सी चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, इसकी अब बात करते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है. क्या देख रहे हैं हम? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, देखो y इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हें एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वायर या पावर 5. इसका मतलब हुआ कि पहले x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, वो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर होने के बाद वो 2 से ऐड हुआ और फिर उसका पावर 5 हुआ. तो मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं यहां पर. ठीक है, तो अब इस टाइप के फंक्शंस को हम कहते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन. ठीक है, तो एक और एग्जांपल देता हूं. मान लो gx एक फंक्शन है, gx इज से एक्स क्यूब. ठीक है, और fx एक फंक्शन है, यह है मान लो e टू द पावर x. ठीक, अब तुमसे मैं अगर कहूं कि y एक फंक्शन है जो कि है f ऑफ gx, तो कल तुमको सिखाया था मैंने कि जहां जहां पे x होगा वहां वहां पर gx की वैल्यू चली जाएगी. तो क्या हो जाएगा हमारा ये फंक्शन? ये हो जाएगा e टू द पावर gx. अब बच्चों gx क्या था? x क्यूब था, तो ये हो गया e टू द पावर x क्यूब. ये हो गया हमारा y. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फंक्शन ऑफ ए फंक्शन. ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना अब हमें सीखना है. यही हमारे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब है. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ So let's see what is chain rule of differentiation. तो अब बेटा ध्यान से इसको समझना है तुम्हें, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी तुमको. और तुम ज्यादा नहीं, सेशन होने के बाद तुम अगर 15-20 क्वेश्चंस भी तुमने प्रैक्टिस कर लिए तो तुम्हारी ठीक ठाक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की. ठीक है, मैं तुम्हें बहुत डेप्थ में समझा रहा हूं ये होता क्या, कैसे आता है ये. ठीक, सो लेट्स मूव अहेड. देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 पावर 10 है. इसका डिफरेंशिएशन करना मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है ना. हमने 5 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखा था, इस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन नहीं सिखाया है. अब तुम एक बात बताओ, यहां देखो एक्सपोनेंट पे क्या है, सबसे बाहर वाला ब्रैकेट ढूंढो, आउटर मोस्ट ब्रैकेट. उसके अंदर जो भी है उसको अज्यूम कर लो कि भाई ये कुछ होगा. तो लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू से सम t. मान लिया, तो हमारा y क्या आया? t टू द पावर 10. ठीक है, अब एक बात बताओ, dy बाई dt कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना. अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 होता तो तुम dy बाई dx क्या लिखते? 10 एक्स टू द पावर 9 लिखते ना. अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया है? t हो गया है, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा? 10 t टू द पावर 9. सिंपल, कोई डाउट नहीं है. अब हमें निकालना क्या था? हमें इसके लिए निकालना था dy बाई dx. ये निकालना था. यही कहानी है, अब इसी को करना है. कैसे निकलेगा? तो भाई आई नो व्हाट इज dy बाई dt, right? It is 10 t to the power 9. Now to find dy by dx, ये निकालने के लिए मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये dy by dx हो जाए? तो देखो, समझोगे तो समझ आएगा, है ना. इसमें तुम अगर dt by dx मल्टीप्लाई कर दो, dt बाई dx पर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड इक्वेशन के मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं? तो
ये तुम्हें मिल जाएगा, ये तुमको मिल जाएगा dy बाई डी टी, सॉरी dy बाई डी एक्स, मिला कि नहीं? तो dy बाई डी एक्स इज नाउ इक्वल टू दिस वन। तो पर dt बाई डी एक्स तो निकाला ही नहीं अभी हमने। देखो ये था हमारे पास t क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो लिखो यहां t क्या है तुम्हारे पास, t इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो, ये आया 2x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सिखाया था ना, 0 होता है, तो 0 लिखो उसको। तो dy बाई डी एक्स आया 10 t टू द पावर 9। नाउ सब्स्टिट्यूट t, व्हाट इज t, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 9 इंटू 2x, और दिस इज 20x एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 9। दिस इज dy बाई डी एक्स। क्लियर? तो देखो हमने इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन है उसका। तो हमने किया क्या, हमने पहले इसको t माना, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर dt बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो टू गेट फाइनली dy बाई डी एक्स। तो समझना यह है कि हमको इस जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ऐसे लिखे रहते हैं, उनको हमें उन 5 बेसिक फंक्शंस में लाने की कोशिश करनी है। वो जो 5 फंक्शंस पढ़े थे ना हमने, उसमें लाने की कोशिश करनी है। उसमें आ गया तो फिर उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है, और फिर जो तुमने टी माना हुआ उसका प्रोडक्ट, उसका डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट लेते चलो उसको dy बाई डी टी के साथ। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, और तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखो मैंने लिखवाया था तुम्हें कि भाई अगर fx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है, और y दिया हुआ है मुझे f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू फाइंड व्हाट इज dy बाई डी एक्स। तो मुझे करना क्या था, d ऑफ f ऑफ gx बाई d ऑफ g ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाइड बाई d ऑफ g ऑफ x अपॉन dx। ठीक, ये करना है तुम्हें। तो इसको, ये dx है तो पूरा पूरा इसको dx के साथ लिख सकते हो तुम, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अब इसका एक और एग्जांपल तुम्हें करके दिखाता हूं मैं। देखो आओ, सपोज करो y दिया हुआ है तुम्हें साइन 9x दिया हुआ है। ठीक है, तुमको किसका डिफरेंशिएशन पता है, तुम्हें मालूम है कि भैया y इज इक्वल टू साइन एक्स जब होता है तो इसका y डैश जो होता है वो होता है कॉस ऑफ x। क्लियर? पता है। तो अब तुम क्या करो, इसको तुम मान लो थीटा। सो लेट्स से थीटा इज व्हाट, 9x। हो गया। तो अब हमारा y जो आया वो आया साइन ऑफ थीटा। नाउ व्हाट यू डू इज you differentiate dy with respect to theta। क्या मिलेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा मिलेगा। पर क्या ये dy बाई डी एक्स हो रहा है? नहीं, हमें निकालना क्या था, हमें तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है ना। तो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, इसमें हमें d थीटा बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करना है। dy बाई डी थीटा में मुझे मल्टीप्लाई करना है d थीटा बाई डी एक्स। क्लियर? समझ आया नहीं आया, d थीटा बाई डी एक्स। अब हमको क्या मिला, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, d थीटा बाई डी एक्स। देखो बेटा थीटा ये था तुम्हारा, तो d थीटा बाई डी एक्स क्या हो गया, 9 इंटू 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, है ना। ये तो 0 हो गया, तो 9 एक्स टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, सो दिस इज 9। तो ये आया तुम्हारे पास 9 कॉस थीटा। अब बेटा थीटा को जो तुमने लिखा था x के टर्म्स में वो लिखो, जो x था वो कॉस ऑफ 9x। दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप यू गॉट इट, राइट। और एग्जांपल्स करते हैं इसके थोड़े से। सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो y दिया हुआ है
थोड़ा बड़ा फंक्शन लेते हैं, है ना, एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स पावर 49। ठीक, अब देखो क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको तुम मान लो टी मान लो, दिमाग में सोच लो टी है ये पूरा, मैं लिख भी देता हूं तुम्हारे लिए, टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स। तो तुम्हारे पास y अब क्या हो गया, t टू द पावर 49 हो गया या नहीं, सिंपल ना। अब एक बात बताओ, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये तो आप कई बार कर चुके हो, 49 t टू द पावर 48, वेरी सिंपल। नाउ to find dy by dx, our intent was to find dy by dx, right? So to find dy by dx, multiply this expression by dt by dx, क्योंकि dt dt कैंसिल होके dy by dx मिलेगा, dt by dx, क्लियर। नाउ dt by dx यहां से आएगा, यह आएगा 3x स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, सिंपल आ गया। देखो ये अब क्या आया, 49, टी को आप रिप्लेस कर लो तुम इससे, क्योंकि आंसर मुझे एक्स के टर्म्स में ही चाहिए ना, इनटू dt बाई डी एक्स। व्हाट इज dt बाई डी एक्स, इट इज 3x स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। आगे सिंप्लीफाई मांगता है तो करो, नहीं मांगता है तो मत करो, वैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए टेक्निकली, ठीक है। तो दिस इज अवर dy बाई डी एक्स। तो बेटा तुमने देखा कितना आसान है ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। द ओनली थिंग इज यू शुड डू इट अप्रोप्रिएटली, ये ध्यान रखना है तुम्हें। एक और लास्ट एग्जांपल तुमको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ये लास्ट एग्जांपल है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो मेरे पास है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर पावर 5 प्लस साइन 5x पावर 7। देखो ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो तुम ओवरवेल मत होना, धीरे धीरे करके समझा रहा हूं, आराम से समझते जाना, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, इसको दिमाग में सोच लो ये t है, तो हमारा t क्या हो गया, यहां लिख भी देता हूं मैं, ये हो गया हमारा ई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर पावर 5 प्लस साइन 5x, ठीक। और ये पूरा हो गया हमारा t टू द पावर 7, ठीक है। तो y हो गया हमारा t टू द पावर 7। तो बेटा dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 7t पावर 6, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, dt बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे इस 7t पावर 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dt बाई डी एक्स से, ठीक है। अब तुम देखो ये dt बाई डी एक्स क्या हो रहा है, यहां आ जाओ, तो ये dt अपॉन डी एक्स। अब देखो ये इसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को, ठीक है। तो पहले तो इसको खत्म कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है। 5x को दिमाग में सोच लो, 5x इज थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 5x, पहले चलो साइन 5x का डिफरेंशिएशन तुमको करके दिखाते हैं। साइन 5x, इसको अभी फिलहाल मान लो तुम ये कुछ g है, ठीक है। तो लेट थीटा इज 5x, ठीक। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 5, क्लियर। यहां से डी जी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी डी जी बाई डी थीटा, 5x इज थीटा, तो दिस बिकम्स कॉस ऑफ थीटा। तो अब तुमको यहां पर डी जी बाई डी एक्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, डी जी बाई डी थीटा को मल्टीप्लाई करना होगा डी थीटा बाई डी एक्स से, ठीक। तो क्या आ गया, ये कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करो डी थीटा बाई डी एक्स से, दैट इज 5। तो डी जी बाई डी एक्स इज
डी जी बाई डी एक्स इज कॉस थीटा इंटू 5। तो 5 कॉस थीटा क्या था बेटा? 5x था। सिंपल। तो 5x का डिफरेंशिएशन तो मिल गया मुझे, साइन 5x का। क्या मिला? लिख लेते हैं इसको। ये आ गया 5 cos 5x। ठीक है। अब आता है इसका डिफरेंशिएशन। तो आओ उसको देखते हैं। उसको भी कुछ फंक्शन मान लेते हैं। लेट्स से दैट इज सम फंक्शन u। तो u इज e x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 5। ठीक। इसके अंदर जो भी है उसको दिमाग में सोच लो, अल्फा हो गया या z हो गया, कुछ भी मान लो इसको। तो ये z पावर 5 हो गया। सो z इज e x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो u बिकम्स व्हाट? z पावर 5। तो du बाई dz क्या हो गया? 5z पावर 4। अब dz बाई dx क्या होगा? ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e पावर x क्यूब है ये, है ना? तो देखो तुमको पता था e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता था? e पावर x होता था, पर अब ये हो गया x क्यूब। अब क्या करोगे ना तुम? x क्यूब को मान लो t। देखो तुमको एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन है यहां पर, तो इसको मान लो तुम t, कुछ और मान लो, v मान लो। तो e पावर v हो गया ये, e पावर v। ठीक है। तो dy बाई dv क्या हो गया बेटा? e पावर v हो जाएगा ये, है ना? अब तुम्हें चाहिए था dy बाई dx, तो वो क्या हो जाएगा? e पावर v इंटू dv बाई dx। और v क्या था? x क्यूब था। तो dv बाई dx क्या हो गया? 3x स्क्वायर। ये तो आसान है करना। तो हमको y डैश क्या मिला इसका? 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब। ठीक। तो क्लियर है? तो e टू द पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? 3x स्क्वायर e x क्यूब। राइट। तो अब आया हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन, अभी देखा हमने, 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब हो गया, प्लस इसका आसान है, ये हो गया 6x। ठीक है। तो dz बाई dx इज 6x। तो du बाई dz ये मिला था हमको। अब तुम अगर du बाई dx निकालना है, तुम्हें निकालना क्या था? du बाई dx निकालना था। तो तुम क्या करोगे? इसको dz बाई dx से मल्टीप्लाई करोगे, dz बाई dx से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक। तो ये आया तुम्हारे पास 5z पावर 4 इंटू dz बाई dx इज दिस वन। सो दिस इज 6x प्लस 3x स्क्वायर e x क्यूब। राइट। Substitute the value of z also. What was z? It was ex cube plus 3x square. So this is 5 ex cube plus 3x square power 4 into 6x plus 3x square ex cube। खत्म। ये हो गया तुम्हारा क्या? du by dx। क्लियर? ये आया। तो अब इसका भी डिफरेंशिएशन हमने कर लिया और वो ये रिजल्ट है। ठीक है। तो आओ इसको लिख लेते हैं यहां पर। प्लस इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या है? 5 e x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर e x क्यूब प्लस 6x। ये आया तुम्हारा dt बाई dx। तो अब इस dt बाई dx को कहां सब्स्टिट्यूट करना है? यहां करना है। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी है ना? इसका रिजल्ट देखो। 7t क्या था बेटा? t था ये सब जो अंदर है ना? तो 7t पावर 6 इंटू dt बाई dx इज दिस वन। इसको ब्रैकेट बना लो। 5 cos 5x, ठीक है, प्लस 5 ex क्यूब
प्लस 3x स्क्वायर पावर 4, राइट, इंटू 3x स्क्वायर EX क्यूब प्लस 6x. This is the result. Substitute the value of t from here, you get the result of dy by dx. राइट, ये प्रैक्टिस करने से आएगा. देखो ये मैंने तुम्हें एक एक स्टेप बताया, मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता था. ठीक है, देखो ये सब हटा देते हैं, देखो ये सब हटा देते हैं और फिर मैं तुम्हें इसका डायरेक्ट आंसर लिख के दिखाता हूं. ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, तुमको पहले बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको टी मान लो. तो y डैश क्या आया, चेक करते जाओ. ये टी माना मैंने, तो ये आ गया EX क्यूब प्लस 3x स्क्वायर पावर 5 प्लस साइन 5x पावर 6, और एक 7 से मल्टीप्लाई भी करना है इसको अपन को, 7t पावर 6 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन, साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5x को दिमाग में मान लो थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा. अब हमें x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो d थीटा बाई dx, तो 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 5, राइट. तो ये आया 5 cos 5x प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन, इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको t मान लो, t टू द पावर 5, तो ये आ गया 5 EX क्यूब प्लस 3x स्क्वायर विच वॉज t पावर 4, 5t टू द पावर 4 इंटू, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन. देखो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x होगा. e टू द पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस e टू द पावर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर थीटा होता है, और d थीटा बाई dx क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर, खत्म. राइट, सो दिस इज y डैश. डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है मैंने. तो ये तुम जब तक 50-100 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे इसके, इस टाइप के, तो तुम्हारा काम फिट हो जाएगा. ठीक है, चाहे तुम जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो, नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, तुम्हारा ये वाला पोर्शन मैथ्स का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो तुमको आसानी से तुम्हारे सवाल जल्दी जल्दी कर पाओगे तुम. ठीक है, और मैथ्स करोगे तो तुम्हारी बुद्धि चमकने लगेगी. ठीक है, तो जितनी मेहनत करनी करो. सो दैट वाज ऑल इन दिस चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट, राइट. In this session, we will be discussing about maxima and minima. Again, believe me, this is a part of application of derivatives in 12th standard. जो application और derivatives हम 11th-12th standard में पढ़ते हैं, 12th standard में मैथ्स में, ये उसका पार्ट है. ठीक है, पर फिजिक्स में काफी काम आता है और थोड़े से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आता है. एडवांस का मतलब IIT एडवांस से नहीं है, जहां थोड़ा ज्यादा मैथ्स का यूज होने लगता है उन जगहों पे जरूर आता है. और इसका नॉलेज तुम्हें है अगर, तो तुम काफी अच्छा कर सकते हो. ठीक है, जैसे जैसे एप्लीकेशंस इसके आएंगे मैं तुम्हें उसका भी, वो भी बताता जाऊंगा कहां कहां पे अप्लाई हो रहा है, अप्लाई करके भी दिखाऊंगा. बट फर्स्ट वी हैव टू लर्न व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, तो पहले तो हम ये बना लेते हैं हमारा XY प्लेन पे एक ग्राफ. ठीक है, ये एक ग्राफ बनाया हुआ मैंने. ठीक, अब तुम कहोगे कि सर ठीक है ग्राफ तो बन गया, आगे क्या. तो अब चलो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके दिखाता हूं और बताता हूं कि वहां पे मैक्सिमा हो रहा है और मिनिमा हो रहा है. ठीक, टेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. लेट्स नेम देम एज कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C. तुम ये बताओ यहां पर जो y की वैल्यू है वो अपनी नेबरिंग वैल्यू से ज्यादा है, हाँ या ना. नेबरिंग मतलब जस्ट इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट, उससे y की वैल्यू ज्यादा है ना. ठीक है, तो हम कहते हैं ये सारे ABCs पे जो y की वैल्यू है, दीज आर लोकल मैक्सिमास. कौन है ये लोग, लोकल मैक्सिमास. ठीक है, लोकल मतलब ये अपने आसपास के लोगों से बड़े हैं. ठीक है, मतलब ये हो गया गली का गुंडा, ये समझ लो तुम. ठीक है, शहर में बहुत सारी गलियां होती, गलियों का ये गुंडे, ये 3 गुंडे हैं, मान लेते हैं इसको फिलहाल के लिए. अब इन गुंडों में जो सबसे बड़ा गुंडा वो कौन है, A. तो इन सब में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, A है. तो ये हो गया तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमा. ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, ये आप लोगों को शायद समझ में आया होगा. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं मिनिमास क्या है. तो देखो मिनिमास कौन कौन है. तो भाई ये एक मिनिमा है और ये एक मिनिमा है.
तो इसको नाम दे देते हैं 1 and 2. तो दीज आर आवर लोकल मिनिमाज, राइट. इन सब में छोटा कौन है बेटा? छोटों में छोटा कौन है? 2. तो इसका नाम हो गया तुम्हारा, क्या नाम हो गया इसका? ग्लोबल मिनिमा. छोटों में भी छोटा. सो दिस इज व्हाट इज ग्लोबल मिनिमा इज, राइट. तो यहां तक मेरे ख्याल से तुमको समझ में आया होगा कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा क्या हो रहा है. ठीक है, इनके भी वैल्यूज को हम यहां दिखा लेते हैं. ठीक है, अब दिस वॉज सम फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये था ये. अब एक बात बताओ, मुझे ढूंढना है कि किन पॉइंट्स पे ये कर्व मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है. किन पॉइंट्स पे किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये कर्व मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है. तो देखो बच्चों, ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, ये x3 आ गया, ये x4 आ गया, ये x5 आ गया. सो देयर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज बिकमिंग ईदर अ मैक्सिमा और अ मिनिमा, राइट. तो कैसे निकालेंगे? तो पहले मैं तुम्हें कैसे निकालेंगे वो बताता हूं, क्यों किया वो बाद में बताऊंगा. ठीक है, मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स लिख लिया, और dy बाई डी एक्स को लिखा मैंने f डैश एक्स. इसको डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट किया और इक्वेट टू 0 कर दिया. ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और जैसे ही एक इक्वेशन बनेगी तो अलग अलग रूट्स ऑफ एक्स के लिए तुम इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रूट्स ऑफ एक्स फॉर विच different values of x for which f dash x is 0, so that will be x1, x2, x3, x4, x5 and so on. जितने डिग्री का इक्वेशन बनेगा ये उतने रूट्स आएंगे इसके. क्लियर है ये? क्यों किया? तो देखो, तुम याद करो, मैंने तुम्हें सिखाया था जब डिफरेंशिएशन शुरू किया था मैंने, तो मैंने क्या बताया था? 3 एस्पेक्ट बताए थे उसके. फर्स्ट था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सेकेंड था लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और we were seeing the change in the value of independent variable with respect to a very small change in the value of independent variable, right? Change in the value of dependent variable with respect to a very small change in the value of independent variable. This was the second aspect. Third was, it was representing the slope of the tangent drawn to the curve. Slope of the tangent, इसको represent करता था. अब ध्यान से देखो यहां पर, इस पॉइंट पे टैंजेंट बनाओ, इस पॉइंट पे टैंजेंट बनाओ टू द कर्व, इस पॉइंट पे टैंजेंट बनाओ, इस पॉइंट पे टैंजेंट बनाओ, और इस पॉइंट पे टैंजेंट बनाओ. ठीक है, पांचों पॉइंट्स पे टैंजेंट का स्लोप क्या है? 0 है या नहीं है? तो dy बाई डी एक्स इसलिए तो 0 किया मैंने, और किस लिए किया? क्लियर? क्यों 0 किया समझ में आया ना? अब आती है बारी कि कैसे पता चलेगा कि x1 पे मैक्सिमा है या x2 पे मैक्सिमा है या x3 पे मैक्सिमा है. कैसे पता चलेगा? तो अब इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं. ठीक है, इस कर्व को दोबारा बनाते हैं और अब इसको यहां पर फिर देखने की कोशिश करते हैं. ये हमारा xy प्लेन हो गया. मैं पहले सिर्फ तुम्हें मैक्सिमा के लिए ड्रॉ करके दिखाता हूं. ठीक है, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा बस ड्रॉ कर लेते हैं, और इस पे मैं तुम्हें बाकी चीजें समझाता हूं. अब एक बात बताओ, स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दिस पॉइंट इज व्हाट? 0. ठीक, इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट? इसके जस्ट पहले वाला. तो ये वाला पॉइंट और जस्ट बाद वाला पॉइंट यहां पर. तो देखो, ये टैंजेंट ऐसा हो गया और ये टैंजेंट ऐसा हो गया. ठीक है, तो जो टैंजेंट का स्लोप है ये कैसा दिख रहा है? ये है एक्यूट एंगल. ये कैसा दिख रहा है? एक्स एक्सिस से मेजर करना है बेटा एंगल. तो ये था एक्यूट एंगल, ये था ऑब्ट्यूज एंगल, राइट. तो जो tan θ1 है, tan θ1 क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा. और tan θ2 क्या होगा? ऑब्ट्यूज है तो
नेगेटिव होगा। तो द स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? यहां पे पॉजिटिव था, यहां 0 हो गया और यहां नेगेटिव हो गया, राइट? स्लोप ऑफ द टैंजेंट दैट इज dy by dx, है ना? तो अब तुम क्या देख रहे हो कि भाई अगर चेंज इन dy by dx पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, किसमें? चेंज इन dy by dx, चेंज इन dy by dx मतलब स्लोप को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तुम, एक बार और चेंज देखोगे तुम उसमें। वो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो जो 0 आया था, जहां पर मैक्सिमा जो पॉइंट आया था जहां पर dy by dx 0 हो रहा था, वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। सो इफ द स्लोप ऑफ द टैंजेंट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, then the point where the slope becomes 0 is the point for maxima, right? तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर कंडीशन लिखते हैं। देखो क्या है कंडीशन, वो बोला ना मैंने, चेंज इन स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो d2y अपॉन dx2, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, जो भी फंक्शन आया उसको एक बार और। इसका तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे y इज इक्वल टू टी क्यूब है, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर। अब एक बार और बोला डिफरेंशिएट करो, तो d2y अपॉन dt2 क्या हो जाएगा? 60। सिंपल है। तो यहां पर क्या करना है, इफ द चेंज इन दिस दैट इज d2y अपॉन dx2 इज लेस देन 0, भाई पॉजिटिव था, वो नेगेटिव 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 होते होते क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। पहले पॉजिटिव से 0 हुआ, फिर 0 से नेगेटिव हो गया। तो अगर d2y by dx2 इज लेस देन 0, देन इसको यहां पर ये लिख लो, इफ एट x1 d2y by dx2 is less than 0, then y is equal to fx is maxima at x is equal to x1। ठीक है? तो एंड y max is equal to f of x1, ये मैक्सिमा की कंडीशन है। ठीक, बहुत आसान है ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमको समझ नहीं आएगा। अगर समझने की कोशिश करोगे तो, चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से हो। ये गलती होती है, कई बार बच्चे मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि भाई हम तो बायो वाले हैं या हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है। उससे कोई नहीं है। लॉजिक तुम्हारा अगर स्ट्रांग होगा तो तुम्हारे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में जाएगी और तुम अच्छे नंबर बनाओगे। ठीक है? मैंने इतने सालों में मैंने ये देखा है कि नीट के स्टूडेंट्स को हमेशा more than 80-90% of the students always face difficulty in physics because their mathematics is poor or they don't pay attention in mathematics, सिर्फ फॉर्मूला रट के काम चलाते हैं। तो ये सीखो, एक बार सीखने की बात है, उसके बाद याद रहेगा। यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सो डोंट वरी अबाउट इट कि नहीं समझ में आएगा, राइट? अब चलो बात करते हैं मिनिमा के लिए। तो देखो मिनिमा ये है, यहां पर टैंजेंट ड्रॉ कर लो, स्लोप ऑफ द टैंजेंट 0, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर अगेन यू ड्रॉ द टैंजेंट। देखो तो ये यहां पर क्या था, ये θ1 था और ये θ2 था। सो द चेंज इज हैपनिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? स्लोप में चेंज कैसा हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो नेगेटिव से 0 हुआ और 0 से पॉजिटिव हो गया। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड करते जाओगे तो पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव तो इसीलिए अब यहां पर लिखते हैं हम क्या, देखो, इफ एट x is equal to x2 d2y upon dx2 is greater than 0, then y is equal to fx is minimum at x is equal to x2 and y minima is given as f of x2। ठीक है? ये होता है मिनिमा की कंडीशन। पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, बीच में 0 था स्लोप, तो ये
चेंज इन स्लोप क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, इसीलिए वो मैक्सिमा आया x1 पे और मिनिमा आया x2 पे। ठीक है, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की कंडीशन होती है कि d2y by dx2 इज इक्वल टू 0। अगर चेंज इन dy by dx कुछ भी नहीं हो रहा है, स्लोप सीधा फ्लैट चला जा रहा है, तो इट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं एज ऑफ नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। y दिया हुआ है तुमको x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, वी हैव टू टेल फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x y अटेन्स अ मैक्सिमम और अ मिनिमम वैल्यू। क्लियर? तो देखो y डैश लिखो, क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 12x, इसका डिफरेंशिएशन 0 इक्वेटेड टू 0, स्लोप 0 किया, सॉल्व करना है। 3x कॉमन लो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स मिले मुझे, x1 मिला 0 और x2 मिला 4। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ऑब्वियसली किसी को नहीं होगा, इसमें कुछ है ही नहीं करने को। अब मुझे देखना था क्या, अब मुझे ढूंढना है, अब क्या ढूंढना है मुझे, d2y अपॉन d2x। राइट, तो यहीं कर देता हूं मैं इसको, y डबल डैश लिखते हैं उसको, दैट इज d2y अपॉन dx2। तो ये क्या है बेटा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 6x माइनस 12। ठीक है, अब मुझे भाई x1 के लिए देखना है कि इसकी वैल्यू लेस देन 0 या इक्वल टू 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है। तो लेस देन 0 पहले x1 की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो y डैश डबल डैश एट x इज इक्वल टू x1, क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 0 हियर, इट्स 0 माइनस 12, सो इट इज माइनस 12, लेस देन 0 है। तो इफ d2y by dx2 इज लेस देन 0, राइट, तो उसके लिए ये मैक्सिमा होगा। तो देयरफॉर सिंस y डबल डैश एट x1 इज लेस देन 0, देयरफॉर y इज मैक्सिमम एट x is equal to x1 which is 0 in this case। तो y मैक्सिमा क्या आया बेटा, यहां से 0 पुट कर दो इसको, तो क्या मिला, 2 मिला हमको। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स मूव अहेड विथ द सेकेंड रूट। ठीक है, अब देखो y डबल डैश तुमको मिल चुका है ना, तो अब x2 के लिए देखो, y डबल डैश एट x2 which is 4 is equal to what, 6 into 4 minus 12, so this comes out to be 12 which is greater than 0। so when d2y upon dx2 is greater than 0 at x2, तो क्या हो रहा है ये, since y डबल डैश at x2 is greater than 0, therefore y is a minima at x is equal to 4। तो y मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y मिनिमम इज, x को 4 पुट कर दो, 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2, तो दिस इज 4 क्यूब इज 64 माइनस 16 6 आर 96 प्लस 2, तो ये आया माइनस 30। ठीक है, नेगेटिव आया ना, तो देखो ये मिनिमा ही हो रहा है ना यहां पर, तो ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन कैलकुलस। ये बेसिक कैलकुलस में मैं तुम्हें काफी हायर लेवल का कैलकुलस पढ़ा रहा हूं, पर देखो कोई बात नहीं, उसमें डरना नहीं है, हमें इसका उपयोग करना सीखना है। एक बार हमारे पास हथियार है, टूल्स हैं सारे, तो वी शुड नो हाउ टू इफेक्टिवली यूज देम, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तब तुमको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, एप्लीकेशंस भी सिखाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया तुम्हें, एप्लीकेशंस भी सिखाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस में आते जाएंगे आई विल कीप ऑन टीचिंग दोस टू यू, राइट। सो लेट्स मूव अहेड विथ इंटीग्रेशन। हैव यू एवर थॉट हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इररेगुलर कर्व और एरिया बाउंडेड बाय एन इररेगुलर कर्व? कभी सोचा है ऐसा? देखो शायद थोड़ा सा सवाल वैसा पूछा मैंने, सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं कि भाई इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। ये बचपन से जानते आए हो तुम कि ये बेस है, इसका हाइट लिख लोगे तुम, है ना, और एरिया निकाल दोगे हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, सिंपल है, खूब किया है।
पर अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन पे आई हैव दिस कर्व, राइट, एंड दिस कर्व इज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब बिटवीन दीज टू पॉइंट्स अगर मैं तुमसे कहूं कि ये दो पॉइंट है x1 और x2 ऑन एक्स एक्सिस, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन दीज पॉइंट्स p, q, x2 एंड x1। मतलब कौन सा एरिया निकालना है मुझे निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है मुझे निकालना है ये वाला एरिया, ठीक है। कभी सोचा कैसे निकालोगे इसको? तुमको तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, सर्कल का एरिया निकालना आता है ना, ट्रायंगल का आता है, ट्रेपेजियम का आता है, ठीक है। पर इस टाइप के कर्व का, ये इर्रेगुलर कर्व है, कोई रेगुलर कर्व तो है नहीं, रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर तो है नहीं, तो इस टाइप के एरिया को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यही हम आज इंटीग्रेशन में सीखेंगे, राइट। इन दिस सेशन वी विल बी लर्निंग अबाउट the how to integrate functions and how that integration can be applied to physics. So that is what we will be learning in this session, okay? So let's move ahead with the session. So let's see what is integration. ठीक है, मैंने तुम्हें पहले एक डेफिनेशन देता हूं, डेफिनेशन मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन देता हूं, और फिर तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं हाउ इंटीग्रेशन इज डन, ओके। तो देखो, कंडीशन ये है कि इफ इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन, ऐसा ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, क्यों लिखते हैं वो बताऊंगा। इफ इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन इज अ फंक्शन, अ डिफरेंट फंक्शन, राइट, gx, then differentiation of this function, the result is the function of which this function was the integration. तो क्या लिखा है मैंने यहां पर? इफ एफ एक्स डी एक्स, इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज जी एक्स, क्या लिखा है मैंने? इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज जी एक्स, देन डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स इज एफ एक्स। ये होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, अगर मैं तुमसे कहूं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, क्या होगा? तो सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स था, पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स था, तो माइनस ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा, और प्लस एक कांस्टेंट लिख लो यहां पर। अगर ये इंडेफिनिट है तो, इंडेफिनिट मतलब यहां पर कोई लिमिट नहीं लगी है, ठीक है। लिमिट क्या होती है सब सिखाऊंगा मैं तुम्हें। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अगर, तो मानो कि ये इंडेफिनिट है, और इसलिए ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख लिया तुमने, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो जब इसको सबको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलना चाहिए, तो c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस cos x का sin x हो जाएगा। अगर मैं तुमसे कहता हूं ex dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो ये क्या होगा, ex प्लस c, क्योंकि ये खुद का डिफरेंशिएशन था ये, तो और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन c होगा। दिस इज सम कांस्टेंट, राइट, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 होना है। एक और दिखाता हूं, इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ये क्या होता है? किसका डिफरेंशिएशन cos x होता है? sin x का, है ना। तो ये हो गया sin x प्लस c। अब इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स dx, याद करो किसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स था? ln ऑफ x का, प्लस कांस्टेंट c, सिंपल। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। दिस वॉज, कैसे आता है, कैसे हम सोचते हैं, इसकी बात है, पर इंटीग्रेशन होता क्या है? तो ये जो तुम देख रहे हो ना, इसका साइन, ये है एलोंगेटेड s। क्या है ये? एलोंगेटेड s, s जो अल्फाबेट s होता है, और s स्टैंड्स फॉर समेशन, s स्टैंड्स फॉर समेशन। तो समिंग अप हो रहा है, यहां पर एडिशन हो रहा है सबका, हम सबको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो किसको जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, ये अभी बात हम करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। सो मूविंग अहेड, लेट्स टेक दिस कर्व।
दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज अवर कर्व, ठीक है। y इज इक्वल टू f ऑफ x। नाउ we want to find the area bounded by the curve and the x-axis between these 2 points. पहले भी हमने डिसाइड किया था। तो अब तुम देखोगे कि यहां पर ये एरिया निकालना बड़ा कठिन काम है, पर अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको चलाता जाता हूं। देखो तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। धन की बात करते हैं, धन की। सोचो ये मुंबई इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी इन इंडिया, राइट। तो मुंबई का ना एक ये स्पेस है, इस एरिया को जितना तुम प्रिसाइजली कैलकुलेट करोगे, हर मिलीमीटर स्क्वायर पे या हर सेंटीमीटर स्क्वायर पे तुम समझ लो 1 मीटर स्क्वायर को लैंड पे डिनोट करता है। यहां का हर सेंटीमीटर स्क्वायर लैंड पे 1 मीटर स्क्वायर को डिनोट करता है। और 1 मीटर स्क्वायर पॉशेस्ट ऑफ द लोकेशन उठा लो मुंबई का, से साउथ मुंबई, ठीक है, नारिमन पॉइंट, वहां पे इट इज वेरी कॉस्टली, हो सकता है 1-8 करोड़ भी हो, राइट, 1 मीटर स्क्वायर। तो सोचो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है यहां पे एरिया की? 1 करोड़ रुपए। तो जितना प्रिसाइज तुम एरिया निकालोगे उतना तुम्हारी जेब में पैसा आएगा, ठीक है। अब तुम देखो, तो तुमने कहा सर हमें तो इस टाइप का सिखाया ही नहीं आपने कभी। मैंने कहा बेटा करो, जितना तुम निकाल सको बेस्ट। तो तुमने कहा अच्छा ठीक है सर, कुछ करते हैं। तो तुमने क्या किया? तुमने कहा कि सर हमको पता है रेक्टेंगल जो है ना वो काम करता है कुछ, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है। तो तुमने क्या किया, देखो इसको तुमने 2 बड़े बड़े रेक्टेंगल्स में बांट दिया, ठीक। और दोनों ही रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। दोनों ही रेक्टेंगल का विड्थ जो है वो डेल्टा एक्स हो गया। अब ये वाला जो है दिस इज एरिया A1 और ये वाला जो एरिया है दिस इज एरिया A2, ठीक है। दिस इज Y1 एंड दिस इज Y2, ठीक है। तो ये जो Y1 वाला एरिया है वो ये होगा बेटा सबके लिए, और वहीं पर जो ये A2 वाला एरिया है वो ये होगा, है ना। तो अगर हम एरिया निकालने जाएंगे इसका, तो A1 की वैल्यू क्या आई बच्चों? A1 की वैल्यू आई Y1 इंटू डेल्टा एक्स, और A2 की वैल्यू आई Y2 इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर? कोई चैलेंज नहीं है। और तुमने कहा नेट एरिया जो है, मैं नेट एरिया को यहां लिखता जा रहा हूं, ठीक है। नेट एरिया विल बी A1 प्लस A2 विच इज Y1 प्लस Y2 इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर? बहुत सिंपल है। पर देखो हुआ क्या, तुम्हें नुकसान हो गया। किसका नुकसान हुआ? देखो तुम्हें नुकसान हो गया इतने पोर्शन का, तुम्हें नुकसान हो गया इतने पोर्शन का। देखो है कि नहीं? सोचो कितने करोड़ का नुकसान है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1 करोड़ था। तो तुमने कहा सर मेरे को ना एक और आइडिया आ रहा है। क्या? सर एक और मौका चाहिए। दिया। तुमने कहा, तुमने क्या किया, तुम स्मार्ट बच्चे हो, तुम लोग होशियार हो, है ना। तो ये मैंने तुम्हारे लिए क्लीन करके अब दिखा दिया, ठीक है। तुमने कहा सर एक और मौका चाहिए, दिया मैंने मौका। और अब तुमने क्या किया ना, तुमने ये रेक्टेंगल तो बनाया, पर अब रेक्टेंगल थोड़े कम विड्थ के बनाए और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा दिया तुमने। देखो क्या हो रहा है उससे। और हर एक रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है, दैट इज नॉट चेंजिंग, राइट। पर अब तुम देखोगे अगर, तो ये y1 हो गया, है ना, ऊपर वाला y1 हो जाएगा, ये y2 हो गया, फिर ये एक आया यहां पे, ये y3 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला जो है ये y4 हो जाएगा, ठीक है। y3 नहीं बना रहा हूं, वहां पे जगह नहीं है, बट तुमको समझ में आएगा। पर ये वाला जो एरिया था, देखो ये वाला एरिया इसके अंदर आ गया,
तो कुछ करोड़ का फायदा हुआ कि नहीं हुआ तुमको? तो देखो एरिया जो है हमारा थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज हो गया, हाँ या ना? तो अब अगर तुम इसको लिखोगे तो नाउ देयर विल बी A3 A4, so this is A3 is Y3 delta x and A4 is Y4 delta x, right? And here it will be A1 plus A2 plus A3 plus A4. So I'll add Y3 plus Y4 into delta x, right? अब तुम्हें टेक्निक समझ आ गई है। मैं कहता हूं और प्रिसाइज करना है, मौका जितना तुम चाहो ले लो। तो तुम क्या करते जाते हो ना, तुम ये ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बना देते हो, छोटे छोटे छोटे, डेल्टा एक्स को तुम छोटा करते चले जाते हो, ठीक है? तो अब तुम थोड़े पढ़े लिखे हो, मैथ्स तुमको आता है, लिमिट विमिट तुम्हें मालूम है। तो ए नेट क्या हो गया देखो, ये हो गया था वाई आई, समेशन तुम सबको पता है क्या होता है ना, वाई आई डेल्टा एक्स। आई इज वैरिंग फ्रॉम 1 टू से n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, छोटे 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 रेक्टेंगल्स, ठीक है? अभी कितने बनाए थे तुमने? 4 बनाए थे, तो i इज इक्वल टू 1 to 4 हो गया। पर अगर तुम इसको बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाते हो तो तुम डेल्टा एक्स की वैल्यू को ऑलमोस्ट जीरो के पास ले जा रहे हो, लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एंड दिस समेशन साइन इज नाउ वाई आई डेल्टा एक्स, आई इज इक्वल टू 1 to n, इन नंबर ऑफ, जितना बनाना है उतना बना लो, ए नेट। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि भाई कैसे वो एरिया और प्रिसाइज होता चला जा रहा है ना? तो इसको अगर मुझे आराम मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो व्हाट आई डू नाउ इज आई राइट इट एज इस पूरे को लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, सो दिस इज समेशन ही था, तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ वाई dx। तुमको पहले ही पढ़ा था तुमने, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो जहां होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या हो जाता था, वहां dy बाय dx हो जाता था। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू, नाउ डेल्टा एक्स बिकम्स dx। सो दिस इज द नेट एरिया। अब कहां से कहां तक तुम्हें निकालना था? x1 से लेके x2 तक, तो यहां उसको लिमिट रख दो। x1 को बोलते हैं लोअर लिमिट और x2 को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है? तो ये कहानी है इसकी। तो तुमने देखा इंटीग्रेशन का एक छोटा सा, तुमने देखा इंटीग्रेशन का ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, और इस तरीके से इंटीग्रेशन आता है। तो ऐसे ही फिजिक्स में, मैथ्स में हमें लेंथ निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, इस टाइप के कंटिन्यूअसली जब समेशन करना होता है, यहां पे हमने कंटिन्यूअस समेशन किया ना, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करते चले गए, तो ये जो एरिया जो हमारा लेफ्ट आउट हो रहा था वो भी इंक्लूड होने लगा। तो दैट देन ओनली वी यूज इंटीग्रेशन। क्लियर? तो चलो आगे चलते हैं कि कितने दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। दिस वाज अ केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्यों डेफिनेट था? क्योंकि ये इसकी बाउंड्री डिफाइंड थी, x1 से लेके x2 तक ही इंटीग्रल हो रहा था इसका। क्लियर है? सो लेट्स मूव अहेड विथ हाउ indefinite integral is done and how definite integral is done. Okay, so what is there in indefinite integral? Let's try to see that. तो देखो, if y is equal to fx, तो अगर इंटीग्रल ऑफ y dx करूंगा ना मैं इसको, और यहां पे कोई लिमिट नहीं लगाता हूं, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। मतलब अगर ये कर्व ड्रॉ करूंगा मैं यहां पर, ये जहां तक ये कर्व जाएगा, इफ आई आस्क यू टू फाइंड व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस, तो इट्स अ केस ऑफ डेफिनेट इनडेफिनिट इंटीग्रल। एक्स एक्सिस जहां तक जा रहा है और ये कर्व जहां तक जा रहा है, वहां तक तुम्हें एरिया कैलकुलेट करते जाना है, मतलब वॉट एवर इज द एरिया बिटवीन देम, ठीक है? कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। पर ये हुआ तुम्हारा इनडेफिनिट। इसी में अगर तुम डेफिनेट इंटीग्रल ढूंढोगे, इसी में अगर तुम डेफिनेट इंटीग्रल ढूंढोगे तो देखो क्या होता है। तो यहां पर है इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तुमने डिफाइन कर दिया इसको, से दिस इज x इज इक्वल टू a एंड दिस इज x इज इक्वल टू b। तो अब मुझे कौन सा एरिया निकालना है? बस ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है? तो ये क्या आएगा? मान लो इसका आंसर आता है gx नॉर्मल,
ठीक है। अच्छा, यहां पर एक कांस्टेंट जरूर लगाओगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल इज ऑलवेज हैविंग अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी के मतलब का कुछ तो भी कांस्टेंट होगा यहां पर एक, ठीक है। अब यहां लिमिट लगाओ, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो सॉल्व क्या करना है इसमें, सॉल्व करने के लिए तुम्हें यहां पर पहले b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी x की जगह पे। तो ये हो गया क्या बेटा, gb माइनस, नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट दैट इज g a। क्लियर? सो इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम a टू b इज गिवन एज द इंटीग्रल ऑफ y dx अलोन वाज gx, नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लिमिट्स। तो ये ऐसा आएगा यहां पर। डेफिनेट इंटीग्रल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसका रीजन है, देखो तुमने यहां पर मान लो ये यूज किया तुमने y dx फ्रॉम a टू b, तुम्हारा मन हुआ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखने का तो लिख लो, ठीक है। अब a टू b, अब तुमने क्या किया, पहले अपर लिमिट लगाओ इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में, तो ये आ गया gb प्लस c, बंद कर दो इसको, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करो यहां पर, तो लोअर लिमिट पुट किया तो क्या आया, ga प्लस c, बंद कर दो ब्रैकेट। अब देखो क्या हुआ यहां पर, तो c और माइनस c कैंसिल हुआ ये, ठीक है। तो फाइनली वी गेट द रिजल्ट एज gb माइनस ga। क्लियर? सो आई होप इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल में आपको अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी इंटीग्रल ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। चार तो पहले ही दिखा दिए थे मैंने तुम्हें, फिर से देखेंगे, बट जो फिजिक्स में यूज होते हैं सबसे ज्यादा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड विद दैट। सो लेट्स सी इंटीग्रेशन ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, राइट? Indefinite integration only. So first one is integral of x to the power n dx. This is, n is again a constant, right? Now this is what? X to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant c. Remember I told you that if you differentiate this, you get this one, right? So let's try to see it. Prove करते हैं ना उसको कि ऐसा होता है या नहीं होता है. So I am differentiating d by dx of x to the power n plus 1 upon n plus 1, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये मुझे मालूम है, तुमको भी मालूम है। और तो इसमें 1 अपॉन n प्लस 1 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो देखो क्या मिला, x टू द पावर n मिला या नहीं मिला। और c का डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 होता है, तो फाइनली हमको ये वापस से फंक्शन मिला कि नहीं मिला, इसका डिफरेंशिएशन देखो मिला ना। तो याद रखो वो जो सिखाया था मैंने तुम्हें कि इफ इंटीग्रल ऑफ fx dx is some function gx, then differentiation of gx is fx, right? अब आती है सेकेंड टर्म की बारी। कौन कौन से थे, बाकी लिख दिए थे मैंने पहले भी। इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx is e पावर x only प्लस कांस्टेंट c, राइट? थर्ड वन इज इंटीग्रल ऑफ sin x dx is माइनस ऑफ cos x प्लस c, राइट? इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए बेटा, यही याद रखना है तुम्हें और कुछ नहीं। 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ x प्लस c। फिफ्थ है तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज प्लस sin x प्लस c, sin x प्लस c, राइट? सो दीज आर इंटीग्रेशंस ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक है? तो कुछ हम मेजर जो फिजिक्स में यूज होते हैं उनके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो लेट्स सी। देखो फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का इंटीग्रल तुम्हें बहुत दिखाई देगा फिजिक्स में, ठीक है? एसएचएम के इक्वेशन में दिखाई देगा। तो तुम देखो कैसे करोगे इसको। तो ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? देखो तुम पूछोगे सर इसकी जरूरत है क्या? आएगा तो बुरी बात नहीं है, कुछ ही सिखा रहा हूं।
जो फिजिक्स में यूज होगा वही सिखाऊंगा, और मैथ्स नहीं पढ़ाने बैठा हूं मैं, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा लिख लो इसको। तो बेटा जब तुम x को चेंज कर रहे हो तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा, तो तुम क्या करो, dx बाई डी थीटा निकालो। क्या आया देखो, ये आएगा a, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो यहां से मुझे dx क्या मिला बच्चों, dx मिला a कॉस थीटा डी थीटा मिला, वहां सब्स्टिट्यूट कर दो अब इसको। तो क्या आया देखो, इंटीग्रल ऑफ dx क्या है, a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, राइट। नाउ यहां से क्या आया, ये आया a cos थीटा को एज इट इज रखा मैंने, इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, यहां पे a कॉमन लिया, a स्क्वायर कॉमन लिया, ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखते जाओ सब, है ना। ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो फाइनली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो फाइनली यू विल गेट दिस एज a cos थीटा डी थीटा अपॉन ये भी a cos थीटा डी थीटा, a cos थीटा हो जाएगा, डी थीटा नहीं आएगा, a cos थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो तुम्हारे पास इंटीग्रल के लिए क्या बचा, थीटा पावर 0 इंटू डी थीटा, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, सो 1 को मैंने ऐसे लिख लिया तुम्हारी सहूलियत के लिए, तुम्हारे आसानी होने के लिए, ठीक है। तो अब ये हो गया थीटा 0 प्लस 1, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n वाला। तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये क्या आया बेटा, थीटा, और आर्बिट्री कांस्टेंट लगा दो c, राइट। नाउ व्हाट वाज थीटा, तो देखो यहां से तुम थीटा लिख सकते हो, है ना। तो साइन थीटा इज x बाई ए, सो थीटा क्या होगा यहां पर, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो फाइनली द इंटीग्रल ऑफ दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस कांस्टेंट c, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द examples for integration by substitution. Okay, let's see one more example. So the example is d theta upon root of, or let's write it as dx. Okay, dx upon root of a square plus x square. अब देखो प्लस हो गया ये यहां पर, तो अब देखो मैं ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा जिससे ये आसानी से उन 5 इंटीग्रेबल फॉर्म्स में पहुंच जाए। वो 5 जो हमने बेसिक फंक्शंस देखे थे ना, उन्हीं फंक्शंस में सारे को पहुंचाना होता है मुझे, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू tan थीटा लिखा मैंने, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये तुम डिविजन रूल से निकाल सकते हो। तो dx बिकम्स sec square theta d theta. So let's see the second question, that is integral of dx upon a square plus x square. ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखो, x को लिख लो tan थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा क्या आया, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा आएगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर थीटा, यू कैन इजीली डू इट यूजिंग डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखो और डिवीजन रूल लगा लो, तुम्हें याद रहेगा, ये स्टैंडर्ड डेटा है, ठीक है। तो ये देखो फाइनली ये क्या हो गया, dx इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, इनफैक्ट इसको a tan थीटा लिखो, राइट। ये आ गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ दिस इज इंटीग्रल ऑफ a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये a कैंसिल, ये कैंसिल, ये आया 1 बाई a इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, ठीक है। अभी देखा था हमने डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, थीटा, है ना। ये हो गया थीटा अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी, और थीटा इज व्हाट, यहां से देखो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, सिंपल है।
तो इसका फाइनल रिजल्ट आया 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस जैसे जैसे आते जाएंगे फिजिक्स में वैसे वैसे आप सीखते जाओगे, बट टू स्टार्ट विथ दीज आर sufficient in numbers, right? So, and here we come to the end of all the basic mathematics required for physics, right? So from next session onwards we'll be studying about physics only. ठीक है, till then goodbye, see you.